जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे भारत में हमारे इतिहास की जो रचनाएं की गई है, तो हमारा इतिहास कौन से स्थलों पर है इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग है जो भारत भर में बहुत जगह पर देखने को मिलता है, वो है बुद्ध लेनिया। ये बुद्ध लेनिया किस तरीके से निर्माण हो चुकी है इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप ये महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इस पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो जब इतिहास में हम पढ़ने जाते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देखने को मिलती है। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लेनिया हैं। कुल मिलाकर भारत में 2000 लेनियों में से 1500 से ज़्यादा लेनिया महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये लेनियों का निर्माता कौन है, इस लेनियों का निर्माण किसने किया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तो लगभग ईसा पूर्व 250 के समय में हम जब देखने जाएंगे तो लगभग एक 2250 के आसपास का समय है। उस समय में हम जब देखते हैं तो बुद्ध लेनियों का निर्माण उस समय से शुरुआत हो चुका है। तो इसके जो जनक है उसे हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं और विश्व के सबसे अहम राजाओं में से, सम्राटों में से उनकी गणना की जाती है। तो ये महान चक्रवर्ती है, इन्होंने बुद्ध लेनियों की नींव रखी है। इसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि बारिश के समय, जो बारिश का जो समय था, यानी कि मौसम, ये जो मौसम है, बारिश का मौसम है, इसमें भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ को चारिका करने की अनुमति नहीं है, यानी कि उनके विनय में चारिका करना नहीं है। तो उस समय वो एक जगह पे वर्षावास बिताते हैं, तो इसे वर्षावास कहने लगे। और इस वर्षावास में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक नहीं जाते, वो गांव से दूर, और गांव से इतना भी दूर नहीं कि उनको वहाँ पर आने की तकलीफ़ हो सके। तो ज़्यादा गांव से दूर नहीं और बीच में ही किसी पहाड़ के बाजू में या नदी के बाजू में उस समय उनके रहने के लिए जगह होती थी। तो वो छोटे छोटे विहारों में उनको रहने के लिए जगह मिलती थी। उसके बाद जब ये देखने के बाद पता चला कि ये कुछ विहारे हैं वो ज़्यादा समय तक रहते नहीं हैं, या किसी नैसर्गिक हानि में उसकी हानि हो जाती थी या किसी और कारणों से उसकी हानि हो जाती थी। तो उसके लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लेनी निर्माण, मतलब एक ही पत्थर को खोदकर लेनियों का निर्माण किया। तो महाभारत में पहली लेनी निर्माण हुई बिहार राज्य में जहानाबाद नाम का जो तहसील है, वहाँ पे हम जाएंगे तो 12 बार नाम का टेकड़ी है। इस 12 बार पे 3 गटों में इस लेनियों का निर्माण हुआ। तो ये निर्माण भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय से हुआ है और उनके जो पोता है दशरथ, इनके समय वो लेनिया आजीवक पंथ को दी गई है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में उस समय बहुत जगह पर लेनियों का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र को चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय काल में जो लेनी निर्माण हुई उसे विरार में जीवधानी लेनी के नाम से जाने जाते। आज उस समय बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। उसके बाद महाराष्ट्र में पुणे जिले में मावल प्रांत में भाजे नाम की लेनी है। उस समय रायगढ़ जिले में जो कर्जत नाम की तहसील है वहाँ पर कोंढाने नाम की बुद्ध लेनी है। औरंगाबाद जिले में कन्नड़ तहसील है, वहाँ पर पितलखोरा नाम की बुद्ध लेनिया है। इस समय मुंबई में जो बोरवली नाम का स्टेशन है वहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क में भी एक प्राचीन बुद्ध लेनी है। तो दोस्तों ये लेनियों की श्रृंखला जो बनने लगी, तो महाराष्ट्र में अनगिनत जगह पर लेनियों की श्रृंखला बनी। तो लगभग महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आज देखने जाएंगे तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहाँ पर बुद्ध लेनियों का अवशेष नहीं है। तो महाराष्ट्र में हर जगह पर आपको ये अवशेष पाए जाते हैं। तो जैसे ये दोस्तों हम जब देख रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध लेनियों का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि भारत में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे।
तो इन बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए लेनियों का निर्माण हुआ है। और इस लेनियों की जो श्रृंखला बड़ी है वो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में बनी। उसकी वजह थी जो महाराष्ट्र में पत्थर है, ये पत्थर बहुत ही अच्छा था। इसके लिए सह्याद्री का जो रॉक कहते हैं वो पत्थर बहुत ही अच्छा था कार्विंग करने के लिए, खोदने के लिए, उसकी खुदाई कर कर अच्छी लेनियाँ निर्माण करने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके लिए ये जो बसाल्ट रॉक है इसके इस चट्टान को काट कर इन्होंने लेनियों का निर्माण करना। और इस लेनियों के निर्माण में बौद्ध भिक्षु रहते थे, इसके लिए उनके लिए प्रार्थना गृह यानी कि चैत्य गृहों का निर्माण होने लगा। और चैत्य गृह में भगवान बुद्ध के स्वरूप स्तूपों का निर्माण होने लगा। तो ये लेनी को बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर तरीके से सजाई गई। और उस समय बहुत सारे लोगों ने उसके दान देकर अपनी दान पारमिता पूरी करने की कोशिश की, हमें देखने को मिलता है। अनगिनत शिलालेखों में हमारे पूर्वजों का इतिहास भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारा इतिहास हमें लेनियों में देखने को मिलता है। जब हम इस लेनियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, तभी हमको ये बात समझ में आएगी कि सच्चाई क्या है। लगभग दोस्तों ये सारी श्रृंखला जो है, ये श्रृंखला ही हमें इस बात का सबूत देती है कि हमारा जो भारतवर्ष में हमारी जो इतिहास की श्रृंखला है वो बहुत लंबी है। और जो हमारा इतिहास है वो इतिहास भी बहुत लंबा है। तो क्यों ना हम अपने इतिहास के बारे में गौर करें, क्यों ना हम अपने इतिहास के बारे में सोचने के लिए तैयार रहे। और जो हमारे भारत का जो इतिहास सदियों से इन लोगों ने दबा कर रखा है उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बाबा साहब की वो बात कहना चाहता हूँ जो आप सबको समझनी चाहिए। 1954 में 25 दिसंबर 1954 में महाराष्ट्र के पुणे जिला में देहू रोड में बाबा साहब का एक भाषण है। उस भाषण में बाबा साहब उस देहू रोड में चोखोबा के मंदिर में उस जगह पे भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते हैं। और बाबा साहब उस समय बहुत सारी बातें कहते हैं। तो वहाँ पर एक बात बाबा साहब ज़रूर कहते हैं। बात यह है कि बौद्ध धर्म की ये महान विरासत बचानी चाहिए और बौद्ध धर्म की ये जो ज्योत है वो अविरत यानी कि अखंडपने उसको ये तेवत रहनी चाहिए, यानी कि वो जलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें बाबा साहब ये कहते हैं कि पूरा महाराष्ट्र उस समय बौद्ध धर्मीय लोगों का था। इसका एविडेंस अगर देखेंगे तो इस पाषाण में खुदाई कर जो लेनियाँ निर्माण की है तो वो इसके एविडेंस हैं। और इसके आधार पर वो कहते हैं कि भारत भर में कुल मिलाकर 2000 लेनियाँ है, उसमें से 1500 से ज़्यादा लेनियाँ महाराष्ट्र में है। तो उस समय की महाराष्ट्र की अपनी आर्थिक स्थिति का भी हमें यहाँ पे आर्थिक स्थिति का भी अंदाज़ा आता है। तो बाबा साहब ने ये बात कहते वक्त बाबा साहब बहुत कुछ इसके बारे में बात कहते हैं। और बाबा साहब हमें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपको इसकी रक्षा करनी है, इसको बचाना है, अगले पीढ़ी तक लेकर जाना है, क्योंकि ये महान संपदा है। इस महान विरासत को बचाना चाहिए और इसको जब बचाएंगे तब हम अपना इतिहास को भी बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम एक इतिहास दिखा सकते हैं कि आप किसके वंशज हैं, आपके पूर्वजों ने क्या क्या कर रखा है, इसके बारे में डिटेल्स बारे में जानकारी अगर आपको देनी है तो ये बुद्ध लेनियों में है। तो दोस्तों इसलिए इस बुद्ध लेनी का निर्माण किया हुआ है। अगर दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों इस तरीके से नई नई बातें आपके सामने लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो जल्दी ही लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम पूरे लेनियों का लाइव वीडियो आपके सामने रखेंगे। पूरी लेनी तक पहुंचने कैसे जा सकते हैं, लेनी में कौन सा इतिहास है, इसकी अनगिनत जानकारी आपको हमारे साथ मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में जो मैंने बात आपके सामने रखी है इसको समझने की कोशिश करो। और लेनियों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको नई लेनियों की इन्फॉर्मेशन ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉकडाउन की वजह से हम इस लेनी तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपको लेनी का पूरा इतिहास, लेनी की पूरी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। वैसे आपको महाराष्ट्र में बहुत सारी लेनियाँ हैं तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम।